हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड अनुव्रत। और आज मैं ट्वेल्थ क्लास के लिए किनशिप कास्ट और क्लास का जो चैप्टर है हिस्ट्री पार्ट 1 की बुक से उसका पार्ट 2 लेके आपको आया हूँ। और ये लेक्चर पूरा इस लेक्चर को हम इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट कवर होगा जो थर्ड पॉइंट है हमारी बुक का, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको धीरे धीरे ही करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने लिख दी है, वो आप ऊपर देख सकते हैं। सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 12, टॉपिक किनशिप कास्ट इन क्लास पार्ट 2। तो इसमें अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने उठाया है बुक के हिसाब से, पेज नंबर 61 है हमारी बुक में, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है सोशल डिफरेंसेस। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई वुमेन का स्थिति क्या था, वुमेन किस तरीके से हमारी सोसाइटी में डील करती थी। और अब हम पूरा सोसाइटी के अंदर घुस जाएंगे और हम देखेंगे सोसाइटी कैसे किस बेसिस पे बनी हुई थी। तो सबसे पहले तो सोसाइटी में हम देखेंगे सोशल डिफरेंसेस का पॉइंट आता है। सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे, तो इसको जानने से पहले ये समझिए कि भारत में या हमारे देश में जिसमें हम रहते हैं, इसमें जो मेजर सोसाइटी हिंदूज़ की है, तो जो ये मेजर सोसाइटी हिंदू है इसके अंदर जो भी जिस भी तरीके का हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं या जो भी हम धर्म पुण्य जो भी कुछ करते हैं वो कुछ शास्त्रों से आता है। और उनको बुक ने नाम दिया है धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। ये धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रास ब्राह्मणों ने लिखे हैं और इसमें हर कास्ट के लिए उसकी ड्यूटी लिखी हुई है, हर जाति के लिए उसका काम लिखा हुआ है। जैसे हम इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते, ठीक है जी, हम आउट ऑफ हमारे रिलीजन से शादी नहीं कर सकते। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सब इस धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। इन्हीं में से एक बुक है मनुस्मृति, जिसने पूरा ही हमारी सोसाइटी का पूरा ही जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा दे दिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को बस छोटे से पैमाने पे ये समझें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब है हिंदूज़ के लिए, कि हिंदूज़ किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे इस दुनिया में या इस संसार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें हियरार्किकल ऑर्डर, जिसको हम जानते हैं वर्ण आश्रम सिस्टम से। वर्ण आश्रम सिस्टम आपको पता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णास हैं। उसी इस पूरे सिस्टम को जो चलता है पूरा सिस्टम, इसको हम सिस्टम को कहते हैं वर्ण आश्रम सिस्टम। ठीक है, इसमें बताने के लिए भी बहुत कुछ है, वो नीचे आता चले जाएगा, तो आप ठीक तरीके से सुनते चलिए। तो अब हम आते हैं ऑक्यूपेशन, कि हर जाति हर कास्ट हर आदमी के अपनी जहनीत के हिसाब से, जहनीत मीन्स उसके कैडर के हिसाब से या उसके बर्थ राइट के हिसाब से उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है जी, तो हम 4 वर्णास की बात करते हैं। सबसे पहला ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना, वेदास की नॉलेज देना। ठीक है, और इसके हिसाब से ये एडवाइज़र्स भी होते थे किसके, किंग्स के। साथ साथ ये किंग्स से गिफ्ट भी लेते थे, सेक्रीफाइसेस यज्ञ करते थे, बहुत कुछ करते थे। मतलब कि जो भी प्योरिटी से रिलेशन से काम है, प्योरिटी से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड, वो सारा ब्राह्मण्स करते थे। देन क्षत्रियाज आते हैं, जो कि हमेशा एंगेज इन वॉरफेयर रहते थे। देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था। धर्म पूरा बैलेंस चले, वो ये देखते थे और प्रोटेक्शन करते थे अपनी प्रजा की। ये क्षत्रियों का काम था। थर्ड पे आते हैं वैश्यास। वैश्यास होते हैं बिजनेसमैन, जो कोर से बिजनेसमैन हो। ये लोग ट्रेड देखते थे, राज्य में कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की खाना पूर्ति यानी उस चीज़ का फुलफिलमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल गेहूं की कमी हो रही है तो ये वैश्यों का काम था कि गेहूं की वहाँ पे आमद करें, यानी गेहूं को वहाँ लाएं। और गेहूं कैसे आएगा, जब तक व्यापार नहीं करेंगे तो गेहूं आएगा नहीं। तो इस तरीके का सिस्टम बना हुआ था। और फिर आता है फोर्थ वर्णा, जिसको हम जानते हैं शूद्र के नाम से। ये ऊपर के जो ये 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को जो सर्विस देंगे वो शूद्रास है। ठीक है जी। फॉर एन एग्जाम्पल किसान यानी फार्मर, फार्मर्स आर इन शूद्रास। ठीक है, ये गेहूँ निकालते थे, फार्मर्स खेती करते थे, गेहूँ लाते थे और किसको बेचते थे। अगर आज भी अगर आप सब जो बड़ी बड़ी हमारी मार्केट्स हैं, जिसको हम हिंदी में कहें तो मंडियाँ हैं, गेहूँ मंडी, तो वहाँ पे बिचौलिए बैठे होते हैं, जिनको हिंदी में कहें तो आड़ती या और इंग्लिश में कहें तो ब्रोकर्स बैठे होते हैं। दे आर मैक्सिमम बिलोंग्स टू वैश्य कम्युनिटी। तो आप उनको गेहूँ बेच दो, 2 पैसे कमाते हो। इस तरीके से पूरा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है जी, और ये सिस्टम मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट सा। आगे हम आते हैं, ब्राह्मण्स ने एक चीज़ और किया। उन्होंने ये बताया कि
आपके कर्म अनुसार आपका स्टेटस डिसाइड नहीं होता, आपके बर्थ के हिसाब से आपका स्टेटस डिसाइड होता है। अगर ब्राह्मण के वंश में या ब्राह्मण कुल में आप जन्म ले रहे हो तो यू आर ब्राह्मण, यू आर प्योर बाय बर्थ। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ भी और दूसरा काम करना पड़े। स्टेटस आपका डिटरमिन्ड बाय बर्थ होता था, बर्थ से आपके स्टेटस को देख लिया जाता था। ठीक है, जैसे आज तो हम बहुत अच्छी सिचुएशन में रहते हैं, हर कोई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन करके आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, दैट्स योर विश। ठीक है जी, पहले सिस्टम ऐसा नहीं था, पहले प्रिस्क्राइब था कि भाई इस चाय वाले का बेटा चाय वाला, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, इस तरीके से, और एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करते थे। लेकिन आज ठीक है सिस्टम। नीचे आते हैं, ब्राह्मण राजा को ये एडवाइस भी करते थे कि राजा इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो वर्ण आश्रम सिस्टम है, इसका जो ओरिजिन है ना, जहाँ से ये वर्ण आश्रम सिस्टम बना है या पैदा हुआ है, ये अपने आप में डिवाइन ओरिजिन है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। तो हम राजा का ये फ़र्ज़ है कि इस डिवाइन ओरिजिन को, इस वर्ण आश्रम सिस्टम को ठीक तरीके से इसका पालन हो, ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसको देखना राजा का काम है। लास्ट है एडवाइस किंग टू एडमिनिस्ट्रेट धर्म। और जो धर्म, जो ये पूरा वर्णाश्रम सिस्टम हो, ठीक तरीके से चले, इंटरकास्ट मैरिजेस ना हो, कोई किसी के साथ गलत ना करे, अगर कोई ब्राह्मण किसी को किल करते तो ब्राह्मण को डेथ पेनल्टी नहीं होगी, किसके साथ कैसा रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ धर्म के अंदर था। और ये किंग का काम था, ये धर्म मेंटेन्ड रहे पूरी तरीके से। ठीक है जी, ये किंग का काम था। धर्म अगर मेंटेन्ड रखेगा किंग, तो किंग का जो राज्य है या किंग का जो किंगडम है वो ठीक तरीके से चलेगा, अच्छी तरीके से चलेगा अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे जो इसमें है नॉन क्षत्रियाज किंग। अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स, एक सिस्टम था, वो यही कहते थे कि सिर्फ क्षत्रियों को हक है या क्षत्रियों का ही अधिकार है या राइट है किंग बनने का और एडमिनिस्ट्रेट करने का दुनिया में। लेकिन हमारी बुक हमें और भी बताती है, और हम अगर हिस्ट्री में और जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। कई ऐसे भी डायनेस्टी रही हैं जो क्षत्रिय डायनेस्टी नहीं थी, लेकिन उन्होंने रूल किया है दुनिया को। सबसे पहला बहुत फेमस है डायनेस्टी जिसको हम जानते हैं मौर्य डायनेस्टी के नाम से, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उनके बाद बिंदुसार आए, फिर अशोका आए। तो ये मौर्य डायनेस्टी है। ये बेसिकली इनके लिए आज तक ये ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है। कहा जाता है कि ये बेसिकली निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। ठीक है जी, और मौर्यस के बाद आए शुंगास। शुंगास आर ब्राह्मण्स बाय, अगर हम वर्ण के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण्स थे ये लोग। शुंगास और कानवास, जो इसके नीचे लिखा हुआ है कानवास, ये ब्राह्मण्स थे। मौर्यस के बाद शुंगास आए, शुंगास के बाद कानवास। तो इन लोगों ने, तो एक चीज़ तो बिल्कुल इससे क्लियर हो गई कि क्षत्रिय ही नहीं, ये क्षत्रिय नहीं थे, ये अलग कम्युनिटी से थे, ये अलग वर्णा से। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि पॉलिटिकल पावर को बाय बर्थ राइट नहीं दिया जाता था, या फिर उसको हासिल करने के लिए आपके पास अगर सपोर्ट है, रिसोर्सेज हैं, तो आइदर यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, यू विल रूल द किंगडम। ज़रूरी नहीं है आपका क्षत्रिय होना। ये लिखा गया है कि क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं, जिसके पास पावर है वो लीड करता था। और इसका सीधा सट हमारे पास एग्जाम्पल आता है मौर्यास, शुंगास, कानवास। अब हम थर्ड पे आते हैं शाकास। ये हमारे सिस्टम से ही बाहर थे, ना ये ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे, ना शूद्र थे, कुछ भी नहीं थे, ये आउटसाइडर्स थे। कहते हैं सेंट्रल, ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन है शाकास का। ठीक है, इनमें एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम रुद्रवर्मन था। ठीक है जी, और इन्होंने एक सुदर्शना लेख बनाई। तो इससे हमें ये तो पता लगता है कि इनको, शाकास को, हमारी जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन है, जिस तरीके से हम चलते हैं, जिस तरीके का हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसका नॉलेज था शाकास को, और हमें इन्होंने घुलने मिलने की कोशिश भी की। बट जो ब्राह्मण्स ने धर्मशास्त्रास में जो स्ट्रिंजेंट रूल बनाए, जो सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उसके तहत ये घुल मिल तो नहीं पाए, लेकिन इनको नॉलेज अच्छा हो गया और इन्होंने आगे काम भी किया। सुदर्शना लेख बनवाई इन्होंने। अगर आप पेज नंबर 63 पे देखें तो आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। नॉन क्षत्रिय का पॉइंट है, इसको देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है जी, और इसके बाद आते हैं सतवाहनास। सतवाहनास क्लेम करते हैं कि वो ब्राह्मण थे, और ऐसा भी क्लेम करते हैं कि ये क्षत्रियों के संहारक थे, यानी क्षत्रियों को मारने वाले थे। जैसे हमारे धर्म में परशुराम जी हैं,
जो क्षत्रियों का जिन्होंने संहार किया। इसी तरीके से सतवाहनों ने भी अपना क्लेम किया राइट कि हम ब्राह्मण हैं बाय बर्थ और क्षत्रियों का संहार करते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्लियर होता है कि ज़रूरी नहीं क्षत्रिय होना आपको किंग बना दे। तो सतवाहन और सतवाहनों ने मैरिटल रिलेशंस बनाए शाकास के साथ, यानी शाकाओं के साथ इनका रोटी बेटी का रिश्ता था। अगर छोटे से शब्दों में कहूँ कि भाई ये अपनी लड़कियां वहाँ पे शादी करवा देते थे और वो अपने बच्चे यहाँ शादी करवाते थे। तो इस तरीके का रिलेशन सतवाहनाओं ने मेंटेन किया। ठीक है जी, सतवाहनास क्लेम करते हैं ब्राह्मण और ये भी क्लेम करते हैं कि दे आर संहारक ऑफ क्षत्रियास, और इंग्लिश में कहूँ तो डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियास। ठीक है जी, ये सतवाहन। तो इससे एक चीज़ पता लग गया, नॉन क्षत्रिय किंग्स का पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है जातीज एंड सोशल मोबिलिटीज़। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें कि ये तो ठीक है कि वर्ण आश्रम 4 थे। ठीक है जी, वो तो आपको पता होगा कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इसके अलावा जातियाँ बहुत सारी थी। कई जातियाँ ऐसी थी जो इस सिस्टम में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल निषाद, एकलव्य जो था महाभारत का एकलव्य, वो निषाद था। ठीक है जी, फिर आते हैं स्वर्णकारा जैसे हम जैसे कहते हैं जौहरी, जो गोल्ड का काम करते हैं। ये अलग जातियाँ थीं जो कि वर्णाश्रम सिस्टम में नहीं आती थी। और इसी तरीके की कई सारी जातियाँ थीं जिनका अभी तक जिक्र भी नहीं है, बहुत सारी जातियाँ थीं। फॉर एग्जाम्पल गंधिकाज, जहाँ से गांधी का नाम आया, गंधिकाज आर परफ्यूम मेकर्स। ठीक है, जो गंध यानी स्मेल, परफ्यूम मेकर्स, ये भी एक जातियों में आते हैं। तो ये न्यूमरस थी, मैंने लिख दिया है न्यूमरस में बहुत सारी थी। तो वर्ण सिर्फ 4 थे लेकिन जातियाँ बहुत सारी थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। इसके बाद आए आप श्रेणीज़ में। अगर पिछले लेक्चर्स की बात करें तो पिछले लेक्चर्स में मैं समझा चुका हूँ कि श्रेणीज़ क्या है। श्रेणीज़ एक तरीके से देखा जाए तो एक गिल्ड है, एक ग्रुप है कुछ पर्टिकुलर लोगों का जो एक ही तरीके का काम करते हैं। जैसे कि कोई अगर गेहूं का व्यापारी है तो सारे के सारे उसकी जो गिल्ड बनेगी या उसका ग्रुप बनेगा, उसमें सारे के सारे गेहूं का ही ट्रेड करेंगे, गेहूं के ही व्यापारी होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी ध्यान रखा जाता था कि एक ही कास्ट के हों, एक ही जाति के हों। तो ये श्रेणीज़ है। ठीक है जी, अब इसी के साथ ही एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 63 पे बुक में हमारी एक नीचे इंस्क्रिप्शन मिला हमें, मंडोसोर MP में, मध्य प्रदेश में इंस्क्रिप्शन मिला, एक पत्थर का शिलालेख मिला जिस पे लिखा हुआ है कि एक ग्रुप श्रेणियों का, एक ग्रुप, एक श्रेणी वहाँ पे आई जो कि सिल्क वीवर्स थे। सिल्क वीवर जो रेशम का काम करते थे, वो लोग गुजरात में एक शहर है लता, वहाँ से आए मंडसौर में रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि मंडसौर के बारे में उन्होंने पता किया कि भाई बहुत अच्छा फ्लरिश हो रहा है, राजा अच्छा है, सब कुछ इस तरीके से पता करके वो यहाँ पे आए। और जब यहाँ पे आए तो इन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप किया, सब कुछ किया। और जब हम इंस्क्रिप्शंस को आगे पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि इस तरीके के कई गिल्ड्स थे, इस तरह की कई श्रेणीज़ थी। और ये श्रेणियाँ क्या करती थी, थोड़ा मतलब कि सारे मिलके पैसे इकट्ठा करते थे और टेम्पल यानी जो मंदिर बनता था उस मंदिर को बनाने में या फिर मंदिर में दान दक्षिणा ये श्रेणीज़ करती थी। जैसे मैं छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा, दिल्ली में जितने भी आपकी रामलीलाएँ होती हैं, यानी रामलीला होती है, भजन कीर्तन होते हैं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे जो बनियाओं की गिल्ड है वही ओरिजिन होता है उनका, वही इसको ठीक तरीके से करवाते हैं। जब ये लोग जो बनियाज हैं जब रामलीला ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली में, तो इनकी बहुत बड़ी श्रेणी होती है, बहुत बड़ी गिल्ड होती है जिस तरीके, और फिर ये दान पुण्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और पूरी तरीके से इनका नाम हो जाता है। और यही इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि गिल्ड्स की श्रेणियों की एक श्रेणी बनी हुई थी सिल्क वीवर्स की, यानी जो रेशम का काम करते थे वो इस तरीके के काम करते थे कि भाई दान दक्षिणा देना, श्रेणी बनाना, अलग अलग श्रेणियाँ, कोई सिल्क का काम करता था, कोई गोल्ड का, कोई लोहे का, इस तरीके से। इसमें लास्ट पॉइंट है बियॉन्ड वर्नास सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ज़रा इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि वर्ना सिस्टम से बाहर क्या, सबॉर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या। तो ऑब्वियस एक सिस्टम तो आप ये समझिए कि ब्राह्मण्स जो थे, कुछ भी उनके 4 वर्णों से बाहर होगा उसको वो कन्फ्लिक्टिंग मानते थे, वहाँ पे उनका कन्फ्लिक्ट हो जाता था। और प्योरिटी का कंसिस्टेंस ज़्यादातर जो प्योर होते थे वो अपने आप को ही ब्राह्मणों ने माना। अब
वर्णाश्रम में नहीं घुसते हुए वर्णाश्रम से बाहर की बात करते हैं। जैसे ब्राह्मण्स ने बताया कि इस तरीके से अलग अलग जातियों से होते थे। निषाद अलग जाति थी। निषादा वो जो वर्णाश्रम सिस्टम से बाहर रहते थे, यानी जो जंगल में रहते थे, जिनका खाना पीना सब जंगल से ही होता था। आज भी देख लीजिए काफ़ी ट्राइबल्स रहते हैं जंगल में, उसी तरीके का हिसाब किताब था। फिर बात करते हैं ब्राह्मण्स मलेच्छास की। मलेच्छास कौन? जो ब्राह्मण सिस्टम वर्णाश्रम सिस्टम से बाहर थे। 2000 मलेच्छास जो दूसरी कंट्रीज से आए थे। जैसे शाकास को मैक्सिमम ब्राह्मण्स मलेच्छा ही कहते थे, जिनका हमारी कल्चर से कोई लेना देना नहीं था। और बिल्कुल लास्ट का जो एक सिस्टम है, इसको हम फिफ्थ, एक अगर हिस्टोरियंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो एक फिफ्थ वर्णा भी हम कहते हैं, उसको चंडालास कहते हैं। चांडाल्स का काम होता था कि जितनी ये 4 वर्णा सिस्टम में आते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सब का सर्विस करना है। इनके जो डाउन ट्रोडन चीज़ें थी सबको खराब बाहर करना सोसाइटी से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाय मर जाती थी तो ब्राह्मण उसको उठाता नहीं था, सिर्फ चंडाल्स ही उसे उठाते थे। और ब्राह्मण्स ने लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि ये लोग जो अपने ज्वेलरी पहनेंगे लोहे की ज्वेलरी होंगी, यानी कि आयरन मेड ज्वेलरी होंगी। यूटेंसिल्स जो बर्तन यूज़ करेंगे वो डिस्कार्डेड बर्तन होंगे, डिस्कार्डेड होगा सब कुछ, उसी को यूज़ करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्प्योर ओरिजिनेशन ऑफ मैन है इस संसार में, ये अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स। ठीक है। और जहाँ तक मैं आपको एक चंडाल बताता हूँ, चंडाल कौन सी पर्टिकुलर एक कास्ट होती है, हाँ, जो फांसी देते हैं ना हमारे कैपिटल पनिशमेंट में, जो हम जिसे हिंदी में कहते हैं जल्लाद, एग्जीक्यूशनर, वो मैक्सिमम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से होता है। लोग इनकी परछाई से भी बचते थे इतना, और ये अनटचेबल के तौर पे भी हम इनको काउंट करते हैं। तो अब ये पता नहीं लगता कि इन्होंने ये जो सिचुएशन बनी चंडालों ने एक्सेप्ट करी, या इनके साथ इस तरीके का हालात ब्राह्मण्स ने अपनी वर्णाश्रम सिस्टम के थ्रू पैदा किया, इसका कुछ पता नहीं लगता। लेकिन अगर हम मनुस्मृति पढ़ते हैं तो मनुस्मृति में हमें बहुत कुछ पता लग जाता है, इनकी ड्यूटीज़ पता लग जाती है कि जब ये आएंगे तो एक क्लैपर बजाएंगे, ठीक है। और क्लैपर मतलब कि एक जैसे हम देखते हैं ना मूवीज़ में कट करते हैं, 1 2 3 टेक शॉट एक्शन, इस तरीके से वो लकड़ी का, उस तरीके का क्लैपर बजाएंगे कि हम आ रहे हैं, आप रास्ता छोड़ दीजिए। और जब एक चाइनीज़ आया है यहाँ पे जिसका नाम था फाजियान, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था, इसने पूरा लिखा कि चंडाल्स के साथ इस तरीके से व्यवहार होता है, चंडाल्स को पसंद नहीं किया जा सकता, दे आर बीन डिस्कार्डेड फ्रॉम द सोसाइटी। उनको फोर्स किया जाता है कि विलेज से बाहर रहें, उनको फोर्स किया जाता है कि लोहे के आयरन की ज्वेलरी पहने। पूरी तरीके से इनका सिस्टम अलग थलग कर दिया गया है, इनको इंसान रहने को भी नहीं दिया जा रहा है। ये फाजियान ने हमें बताया, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था जो हिंदुस्तान आया था। ठीक है जी। यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, और कल या परसों इसको फिर फॉलो करेंगे। धीरे धीरे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी। और आपको कैसा लगा मुझे बता दिया करो यार कमेंट सेक्शन में। ठीक लगा तो बता दिया करो, अच्छा लगा, कुछ है कोई बात तो भी बता दिया करो, और सब्सक्राइब कर दो तो बहुत ही अच्छा, और लाइक भी कर दिया करो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।